हमारे YouTube चैनल पर आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हमने लिए हैं टॉप 30 क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तो वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये जो सेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो जैसे कि हमने जो चैप्टर कवर किया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं पहले से ही, तो अब हमें उसके आंसर टिक करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो वीडियो नहीं देखा है उसको देखो और फिर उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाओ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, तो जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 ऊष्म, 2 अयोगवा और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, तो कुल मिला के 52। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन में श, श, य, स। तो इनमें से हम देखेंगे कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उनमें तीनों प्रकार के श आते हैं। इसमें जो य है वो हमारा ऊष्म व्यंजन में नहीं आता है। ऊष्म व्यंजन में श तीनों प्रकार के और ह आता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन जो कि क से लेके माँ तक जो हमने व्यंजन पढ़े थे उनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिनमें जीभ मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती हुई निकलती है। तो इसमें जो वर्ण है, जैसे कि क से लेके माँ तक के जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, म वर्ग, इनमें सब में 5-5 वर्ण आते हैं। इनका टोटल कुल 25। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किस व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन जिसमें जीभ का जो आगे का भाग होता है वो तालु को टच करता है और जीभ के अगल बगल से हवा बाहर निकल जाती है। तो ऐसा कौन सा व्यंजन है? ल, जिसको बोलते समय जीभ का आगे का भाग तालु को टच करता है और हवा आगे से बाहर निकल जाती है साइड से। इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें पहले तो वायु के जीभ के किसी भाग को टच करती है, फिर उसके बाद वायु बाहर निकल जाती है, जिनके उच्चारण में जीभ किसी न किसी अवयव को स्पर्श करेगी, फिर उसके बाद वायु बाहर निकलती है, वो भी घर्षण के साथ। तो इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिसमें आता है च, छ, ज, झ। तो च जो है वो क्या है? स्पर्श संघर्षी। क कंठ से बोला जाता है। क, ख, ग, घ, ये सभी किस में आते हैं? कंठ में, कंठ से बोले जाने वाले। अड़ा भी उसी में ही आता है, अंगा। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? जो च, क, त्र, द, ये जो व्यंजन हैं इनमें से हम संयुक्त व्यंजन देखना। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जिनमें दो ऐसे अलग अलग व्यंजन होते हैं जिनके मिलाने से एक नया जो व्यंजन बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं, जिसमें च और क और द ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो मूल रूप है वो यही है। और
त्र जो कि त और र से मिलकर बना होता है, इसको हम संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। इसमें त जो है वो स्वर रहित होता है, जिस पर हलंत लगा हुआ है। तो त्र कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर की संख्या कितनी पढ़ी थी? 11। प और फ का उच्चारण क्या है? प वर्ग जो कि ओष्ठ से बोला जाता है, होठ से बोलने वाला। क वर्ग कंठ से, और च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से। तो ये प वर्ग है। प और फ किस में आ रहे हैं? प वर्ग में, जो कि होठ से बोलने वाला। तो इसको क्या टिक करेंगे? ओष्ठ। अंग, य, ड़, न, म किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में ऊष्मा बाहर निकलते, वो होगा हमारे ऊष्म व्यंजन, जिसमें तीनों प्रकार के स आ जाते हैं, ह आ जाता है। अंतस्थ व्यंजन, जैसे कि यर, ल, व, ह, यर, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन, जिसमें क से लेके म तक के जो आते हैं व्यंजन, वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आ गए। और इसमें य, र, ल और व। उसमें हमारे तीनों प्रकार के स और ह। नासिक में हम क से लेके म तक के जो भी वर्ग हैं, उनका जो पंचमाक्षर होता है, इनको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अंग, य, ड़, न, म, ये 5 हमारे नासिक व्यंजन में आते हैं, जिनके उच्चारण में नाक से हवा बाहर निकल जाती है। इनको हम नासिक व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें जो पंचमाक्षर वाले जो वर्ण हैं, वो क्या कहलाएंगे? नासिक व्यंजन। तालव्य व्यंजन, तालव्य जो कि तालु से बोले जाने, जिसमें जीभ तालु को टच करती हो। तो ट वर्ग तो मूर्धा से बोले जाता है। ट वर्ग पूरा का पूरा कैसे बोला जाता है? मूर्धा से। प वर्ग जो कि मैंने अभी बताया था, होठ से बोले जाने वाला। त वर्ग हमारा दांत से बोलने वाला। और च वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। तो सही आंसर क्या है? तालव्य व्यंजन। च वर्ग जो है वो तालव्य व्यंजन में आता है। ज्ञ व्यंजन किस ध्वनियों के मेल से बनता है? ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं, जिसमें 2 अलग अलग व्यंजन मिलके एक तीसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं, एक नया व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि ज और य से मिलके ज्ञ बनता है। तो ज और य किस में दिया है? इसमें दिया है और इसमें दिया है। हम देखेंगे कि इसमें भी ज या है, इसमें भी ज या है, लेकिन इसमें से टिक कौन सा करना है हमें? इसमें सही रूप है वो ये है, क्योंकि इसमें जो ज आता है वो स्वर रहित होता है। स्वर रहित यानी कि जिसमें स्वर नहीं जुड़ा होता है, अ नहीं जुड़ता है। और य, इससे मिलकर बना होता है ज्ञ। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अयुग्वा का वर्णमाला में स्थान।
अयोगवा क्या होते हैं? जिनमें बिंदु वाले, चंद बिंदु वाले और विसर्ग वाले जो वर्ण आते हैं वो हमारे अयोगवा कहलाते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन है, स्वरों से पहले आते हैं, व्यंजनों के अंत में आते हैं, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं, स्वरों और व्यंजनों के बाद। तो स्वर से पहले से तो नहीं आते हैं, वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजनों के अंत, तो व्यंजनों के अंत में भी नहीं आते हैं। ये स्वर से पहले भी नहीं आते हैं और व्यंजनों के अंत में भी नहीं आते हैं। स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले, हाँ ये इसका सही रूप है। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले ये आते हैं बीच में, स्वर और व्यंजनों के बाद, ये भी गलत। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अंग्रेजी की, संस्कृत की, अरबी फारसी और दक्षिणी भाषाओं की। तो हमने पढ़ा था जो नुक्ता वाले जो सब वर्ण होते हैं वो कहाँ से लिए हैं? अरबी फारसी से। तो जो अरबी फारसी के जो शब्द हैं उनमें हम देखेंगे कि सब में क्या लगा होता है? नुक्ता। नुक्ता यानी कि किसी भी वर्ण के नीचे एक बिंदु, जिसे हम नुक्ता पढ़ते हैं। इसकी यही पहचान है कि ये अरबी फारसी के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में बाहर से लिए गए हैं, विदेशी भाषा। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ जो है वो किससे बना है? क के साथ क्या ये भी संयुक्त में आता है? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में हमने क्या देखा था कि जो भी व्यंजन है उसके साथ एक दूसरा व्यंजन मिलके क्या बनाता है? एक नया व्यंजन बनता है। जैसे कि क और सा से मिलके छ बनता है, जिसमें क स्वर रहित है और श, इन दोनों को मिला करके छ बनता है, जिसका स्थान वर्णमाला में क के बाद आता है। क के बाद और ख से पहले। अगर वर्णमाला में इसका सही क्रम पूछा जाए तो क के बाद आता है। किस क्रमांक में अयुग्मा व्यंजन है? अघोष। अघोष यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसको हम अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष। तो हमने जो वर्ग पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो इन सब का जो पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है वो क्या होते हैं? अघोष, जिनमें कंपन नहीं होता है। तो वर्ग का पहला दूसरा किस में दिया है? ड और न, ये वर्ग का पहला दूसरा नहीं है, तो ये तो होने से रहा। ग और घ ये भी पहला दूसरा नहीं है वर्ग का। प और फ, हाँ ये प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। द और ध ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? प और फ, जो कि प वर्ग का पहला दूसरा है। ये किस में आते हैं? अघोष में। वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष और तीसरा चौथा पांचवा शघोष, जिनमें कंपन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? आगरा, रंगीला, अक्षर, बल्ला। द्वितत्व यानी दो, द्विव का अर्थ यहाँ पर दो से है। दो बार कौन सा वर्ण आ रहा है यहाँ पर देखेंगे। आगरा शब्द में दो बार वर्ण नहीं है। जिस वर्ण में वर्ण रिपीट हो रहा है, जैसे कि बल्ला में हो रहा है और किसी में है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। तो जो बल्ला शब्द है इसमें हम देखेंगे कि जो ल है, जैसे कि ल, इसमें जो शब्द में जो ल है वो दो बार आ रहा है, जिसको हम द्वितत्व व्यंजन बोलेंगे। तो इसका कौन सा 4 नंबर का आंसर सही है।
मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर हमने हिंदी स्वर कितने 3 भेद पढ़े थे, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। प्लुत का ज़्यादातर प्रयोग नहीं हुआ है, तो हर्ष और दीर्घ है वो हमारे मूल रूप से प्रयोग में होते हैं। जैसे कि हर्ष और दीर्घ जिसमें कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम हर्ष स्वर बोलते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर में रखते हैं। जैसे कि अ, ई, उ और री, ये तो आते हैं हमारे हर्ष स्वर में। हमारे 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में से जो अ, ई, उ और री, ये तो आ गए हर्ष स्वर में, और जो बचे हैं वो आ गए दीर्घ स्वर में। तो मात्रा के आधार पर यहाँ पर देखते हैं, हस्व और पश्च, ये तो गलत है। हमने क्या पढ़ा है, हस्व और दीर्घ, पश्च और मध्य नहीं, ये जीभ के आधार पर है, तो ये गलत है। हस्व और दीर्घ, हाँ इसमें दिया है, ये सही है। हस्व और मध्य, ये भी गलत है। हिंदी में ड़ और ढ़ ध्वनियाँ कहलाती हैं स्पर्श व्यंजन, अयुग्वा, उच्छिप्त और लुंठित। स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा था कि क से लेके म तक के जो भी वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, क से म तक। अयुग्वा, अयुग्वा में हमने देखा कि बिंदु वाले शब्द और चंद्र बिंदु वाले शब्द और विसर्ग, जो भी वर्ण आते हैं जिनमें ये बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग लगता है, जिनको हम अयुग्वा बोलते हैं। उच्छिप्त, उच्छिप्त जैसे कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ लड़खड़ा के गिरती है, उसको हम उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं, जिनमें ड़ और ढ़ दोनों आते हैं, तो ये उच्छिप्त है। वो क्या है, ड़ और ढ़। लुंठित, लुंठित में हमने क्या पढ़ा था, जो र है वो क्या है, लुंठित व्यंजन है। र कौन सा है, लुंठित व्यंजन। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही आंसर क्या है इसका, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, जो कि ड़ और ढ से मिलकर बने हुए हैं। इनमें नुक्ता लगा दिए तो ये उच्छिप्त व्यंजन बन गए, या इनको नव निर्माण वर्ण पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम मुंह खुलता है उन्हें कहते हैं। तो हमने पढ़े थे कि जैसे विव्रत, संवृत, अर्धविव्रत, ऐसे जो वर्ण हैं जिनमें मुंह की आकृति व्रत बनाती है, या मुख आकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण हुआ था, जिसमें संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्धविव्रत स्वर आते हैं। तो विव्रत जिसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है उसको हम क्या पढ़ेंगे, विव्रत। तो सब यहाँ क्या दिया है, कम मुंह खुलता है, तो विव्रत में तो सबसे ज़्यादा खुल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। संवृत, संवृत में मुख कम खुलता है, यानी कि सबसे कम मुंह जो खुलता है वो किस में खुलता है, संवृत में। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अग्रस्वर, मध्यस्वर, ये जीव की स्थिति के आधार पर दिए हुए हैं, तो ये गलत है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर यानी कि
जो मूल स्वर होते हैं उनमें अगर मूल स्वर दूसरा जोड़ दिया जाता है जिससे दीर्घ स्वर बनता है, तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो दीर्घ स्वर नहीं है। आ जो कि दीर्घ स्वर में आता है, जैसे कि अ प्लस अ मिलकर आ बनता है। ऐसे ही ई प्लस ई मिलकर के बड़ी ई। ओ प्लस ओ मिलकर के ऊ। अब बचा क्या, ये हो गया दीर्घ स्वर और ये हो गया दीर्घ स्वर। ये जो स्वर है ये हमारा मूल स्वर कहलाता है। मूल स्वर यानी कि जिनका जो उच्चारण स्थान है वो, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है, इनका जो मूल रूप होता है वो खुद का मूल रूप होता है। जैसे अ, ई, उ, री, ये जो 4 स्वर होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, मूल स्वर में, और बाकी के जो 7 हैं वो दीर्घ स्वर में जाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दीर्घ स्वर नहीं है तो री नहीं है। बाकी के जो स्वर हैं वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। ये तीनों कौन से हैं, दीर्घ स्वर। री मूल स्वर में आता है। सघोष में वर्णों की संख्या। सघोष यानी कि जिनमें कंपन नहीं होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उनको हम अघोष बोलते हैं। तो इसमें कौन से आ रहे थे, वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों प्रकार के श। तो कुल कितने वर्ण होते हैं इसमें, 13। तो आंसर होगा हमारा पहला। ये हमारे गलत हो जाएंगे। र का स्वर रहित रूप होता है। र जो कि 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, पदैन, रेप। जो सामान्य रूप है उसमें भी र स्वर सहित होता है, ना कि स्वर रहित। हमें यहाँ पर क्या देखना है, जो र का स्वर रहित रूप होता है, स्वर रहित जिसमें र के साथ स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा हो, तो वो कौन सा रूप है, सामान्य जिसमें र के साथ स्वर का प्रयोग होता है, पदैन जिसमें र के साथ स्वर का प्रयोग होता है। तो ये दो तो नहीं हो सकते। बचा क्या, रेफ। रेफ स्वर ऐसा र है जिसमें र के साथ स्वर का प्रयोग नहीं होता है, जिसका स्थान किसी भी वर्ण के ऊपर र का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने लिखा कर्म, तो माँ के ऊपर जो र लगा हुआ है ये हमारा किस में जाता है, रेफ स्वर में, रेफ वाले र में। री की मात्रा जो कि अलग है, र के साथ कभी भी री का प्रयोग नहीं होता है, तो ये र के प्रयोग के साथ नहीं होगा। र ये 3 रूप हो गए और जो री है वो अलग है, ये स्वर में आ जाती है। तो कभी भी री का प्रयोग किस में नहीं होता है, र के साथ नहीं होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उनको क्या बोलते हैं, जिनमें श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उनको बोलते हैं महाप्राण, और जिनमें श्वास वायु की मात्रा कम होती है, इनके उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है, उनको बोलते हैं हम अल्प प्राण। क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। नासिक जो कि जिनके उच्चारण में नाक से बाहर आवाज़ निकल जाती है उनको बोलते हैं नासिक व्यंजन। अघोष जिनमें कंपन नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना था कि श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, तो ये क्या है, हमारे महाप्राण। तो सही आंसर क्या है इसका, महाप्राण। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त जैसे कि हमने पढ़ा था अभी,
जो भी अलग अलग दो स्वर के मेल से जो नया जो स्वर बनता है उसको हम संयुक्त स्वर पढ़ते हैं। जैसे कि अलग अलग कौन सा है, अ और ई से मिलके ए, ये दोनों अलग अलग हैं, इससे एक तीसरे नए स्वर का निर्माण हो रहा है, और इसमें भी ऐसे ही तीसरे स्वर का निर्माण हो रहा है, और इसमें भी अ और अ मिलकर के आ बन रहा है। ये दीर्घ स्वर में आ जाता है। ये किस में आता है? दीर्घ में। दीर्घ में हम क्या पढ़ते हैं, जो मूल स्वर होता है एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर का मूल स्वर के मिलाने से जो नया जो स्वर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। तो ये हमारा किस में नहीं आता है? संयुक्त में नहीं आता है। हमें यहाँ क्या देखना है? संयुक्त स्वर नहीं है। तो आ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला। व का उच्चारण स्थान है व, जो कि दंतोष्ठ से बोला जाता है। तो इसका सेकंड आंसर सही है। सॉरी, फोर्थ। इनमें से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है? हर्ष स्वर जिसको बोलने में कम से कम समय लगता हो उसको बोलते हैं हम हर्ष स्वर। तो अ, ई, उ, ये जो चार दिए हुए हैं इनमें से हम देखेंगे कि अ को बोलने में कम समय लगता है, ई को बोलने में भी कम समय लगता है, ई जिसको बोलने में दुगना समय लगा, ऊ को बोलने में भी कम समय लग रहा है, किसकी अपेक्षा? ई की अपेक्षा। तो इनमें हमने क्या देखा कि जो ई है वो दुगना समय ले रहा है, किससे? इन तीनों स्वरों को बोलने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? कम लग रहा है ई की अपेक्षा। तो ई जो है वो हमारा दीर्घ में आता है, और जो मूल स्वर होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ष स्वर। क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? मूल स्वर। इनमें हमें क्या देखना है? हर्ष स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ई नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर में अभी हमने क्या देखा था कि अ, ई, उ और री, ये कौन से होते हैं? हमारे मूल स्वर होते हैं। तो जिसमें हमने क्या दिया है? मूल स्वर नहीं है। उ, वो हमारा मूल स्वर होता है। ए हमारा मूल स्वर होता है। अ भी मूल स्वर होता है। आ जो कि दीर्घ स्वर होता है, कौन सा होता है? दीर्घ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आ मूल स्वर नहीं है, और बाकी के जो तीन हैं वो क्या है? हमारे मूल स्वर। ये होगा हमारे मूल स्वर। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कहलाता है, क्या कहलाता है? सघोष। हमने पढ़ा था कि जिनमें कंपन होता है, जिन वर्णों के उच्चारण को बोलने में जो कंपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सघोष। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा किस में आ गया? सघोष में। और वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा किस में आ गए? अघोष में। तो हमारा जो राइट आंसर वो क्या है? थर्ड वाला, अघोष। न वर्ण किस वर्ग में आता है? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये किस में आता है? त वर्ग में। जैसे त, थ, द, द, न जो है पंचमा अक्षर है त का। तो ये राइट आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड वाला,
वीडियो को लाइक करें,